नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुतारुफ़ कराएंगे जिनका ताल्लुक़ बीजेपी से है, लेकिन वो सादगी के लिए मशहूर हैं। आइए जानते हैं स्टेट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी के रियासती सदर मुज़म्मिल अहमद बाबू के ताल्लुक़ से। मेरा नाम मुज़म्मिल अहमद बाबू है। मैंने 29/10/1957 में सर मिर्ज़ा इस्माइल हॉस्पिटल, कोशा हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं, शिवाजी नगर में, उस वक्त वो लश्कर के नाम से जाना जाता था, तो उस हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ। और बचपन से मैं जो है सर मिर्ज़ा इस्माइल का जो है बहुत अच्छा फॉलोअर रहा। और उसके बाद में इत्तेफाक ऐसा हुआ, उनके बेटे हुमायूं मिर्ज़ा के साथ में भी अपना उठना बैठना रहा, तो उनके साथ भी उनकी शख्सियत, उनके जो बोल चाल रंग ढंग, वो सब देख के उससे बहुत मैं मुतासिर हुआ। उनका स्कूलिंग हुई मेरी। स्कूल के बाद में बेंगलुरु हाई स्कूल में बेंगलुरु हायर सेकेंडरी स्कूल में भी तालीम हुई। उसके बाद आलमीन कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा, वहाँ तालीम हुआ। क्रिकेट में भी था, क्रिकेट में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा से अच्छा कॉलेज को खेला मैं। खेलने के बाद में जो है, और बाद में हमारा बीजेपी को मैं 92 में ज्वाइन किया। जब ज्वाइन किया तो बीजेपी उस वक्त पावर में नहीं थी, संघ परिवार में भी ज्वाइन किया। तब मैं पावर के वास्ते में हरगिज़ मैं बीजेपी या कांग्रेस को भी आरएसएस ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ खिदमत की हैसियत से ज्वाइन किया। अब गुज़िश्ता कोविड में भी जो है, मैं अपने सरफ़े ख़ास से जितनी खिदमत हो सके वो घर घर जाके करके आया। और वो हमारे संघ परिवार में जो दिखा के करते नहीं, छुप छुपा के जो भी करना है करते हैं, इसी हिसाब से सर अंजाम देता आया कामों को। मैं आरएसएस में 1992 में ज्वाइन हुआ और बीजेपी भी 1992 में ज्वाइन हुआ मैं, और मेरा पूरा परिवार जो है। और आरएसएस में जो है, जो रूट मार्च करते हैं साल में एक बार, रूट मार्च में मैं उर्दू बैनर्स लगाता हूँ। उर्दू बैनर्स लगा, मेरी फैमिली के साथ में रूट मार्च को जाता हूँ, न सिर्फ कि मैं अकेला, मैं गणवेशा भी डालता हूँ, गुरु पूजा को भी जाता हूँ, हर एक उत्सव को आरएसएस के जाता हूँ मैं। जाके जो है बाकायदा मैं कुछ भी भेदभाव बग़ैर रखे मैं जाता हूँ, जाके सिर्फ खिदमत की नीयत से, और दूसरा कुछ भी मैं हासिल करने की नीयत से नहीं जाता, खिदमत करना देशभक्ति की नीयत से जाता हूँ। अब ये ओहदे से अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा है। स्टेट को मैं टूर कर रहा हूँ और मोर्चा को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि हमारा मोर्चा आगे ज़रूर बढ़ेगा। अब इलेक्शंस भी आ रहे हैं, अब तमिलनाडु भी जा रहे हैं हम लोग इलेक्शंस के लिए, और यहाँ भी जो है मस्की का है, और बसवा कल्याण का है, बेलगाम का है। इलेक्शन में भी जाके खूब मेहनत करेंगे और ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ के लोग बीजेपी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे भरपूर, इंशाल्लाह। तो ये थे मुज़म्मिल अहमद बाबू, जिनका ताल्लुक़ बीजेपी और आरएसएस से है, और वो किस तरह से इस वक्त कर्नाटका रियासत में काम कर रहे हैं उनके ताल्लुक़ से मालूमात करते हैं। सीधा उनसे बात करते हैं। आइए सब बताएं, आपका ताल्लुक़ बीजेपी से है, आरएसएस से है, लेकिन आरएसएस से आप कब जुड़े हैं और कैसे आप इंस्पायर हुए हैं? अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिल करीम। मैं जो है 1992 से बीजेपी में भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आरएसएस में भी हूँ। तो ये दोनों पार्टियाँ जो है, मैं एक हिंदुस्तानी के नाते जो है, ये दोनों पार्टियों से मुतासिर होके एक कौमी पार्टी हैं, देशभक्ति की पार्टी हैं, और जो बोलते हैं वो कर गुज़रते हैं। तो इस एतबार से इनसे इंस्पायर होके मैं बीजेपी और कांग्रेस आरएसएस ज्वाइन किया। सब ये बताएं कि आरएसएस आप 92 में ज्वाइन करें, ऐसी क्या चीज़ रही है जिससे आप इंस्पायर हुए आरएसएस की? देखिए, आरएसएस जो है एक सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस जो बोलती है वो कर गुज़रती है, और जो है कौम के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। देखिए, आरएसएस में कई ऐसे शख्सियतें हैं जो अपने वतन के लिए अपने जान और माल और अपने शादियां तक नहीं किए हैं, देश के लिए मर मिटे हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि आरएसएस ने कभी मुल्क की आज़ादी में हिस्सा ही नहीं लिया। ये कांग्रेस की और ये सब बेबुनियाद बातें हैं। कांग्रेस वाले जो है उनको विरासत में मिली है, जो आज़ादी मिली है विरासत में मिली है। पार्टी जो है आज़ादी, जो पार्टी जो है विरासत में मिली है, मोतीलाल नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा गांधी से सब आए। ये लोग कहाँ जेल गए हैं? जेल जाने वाले पूरे मुसलमान हैं, आरएसएस के हैं, दूसरे जो हैं सब हैं। अब देखो, आरएसएस का जो बहुत पुराना ताल्लुक़ है जनसंघ से हैं। आज़ादी के साथ जनसंघ जब थी, आज जनसंघ से जो है अब्दुल करीम चागला हैं,
तुम्हारे और जो है सिकंदर बख्त हैं, कई ऐसे लीडर्स हैं जो मुसलमानों के जो बाकायदा जेल जाकर हैं, कुर्बानी दिए हैं। हमारा अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, ये सब जो हैं देश के लिए मर मिटे हैं। सब ये बताएं कि आप आरएसएस से भले ही 92 से हैं, लेकिन बीजेपी में आपको ज़्यादा मुतारुफ जो हुए हैं आप अभी हुए हैं, आपको रियासती सदर बनाया गया, अचानक आप बीजेपी में इस अहदे पे आए हैं, तो आगे पार्टी का क्या प्लान है? देखिए, पार्टी के ऊपर जो है हम जो है एक स्वयं सेवक हैं और बीजेपी के एक रुकन की हैसियत से, एक ग़ुलाम की हैसियत से हैं, जो हमें एक सोल्जर को जो हुक्म देते हैं वो करते हैं। और हमें ये आस में, ये उम्मीद में कि हमें ये ओहदा देंगे, फ़लाँ ओहदा देंगे, ये नहीं। सियासत राजकीय के अंदर जो है सब्र इस्तक़लाल पहली सीढ़ी है। अगर सब्र इस्तक़लाल हो तो हमारे जो लीडर्स हैं उनके ऊपर भरपूर भरोसा और विश्वास हो तो यकीनन कामयाबी ज़रूर ना ज़रूर हासिल होती है। हमारी काबिलियत देख के वो ख़ुद चुनते हैं हमको। पिछली येडियुरप्पा की जो हुकूमत थी उसमें एक अक़लियती वज़ीर को नॉमिनेट किया गया था, मुमताज़ अली साहब को। उसके बाद में अब जो हुकूमत है इसमें न सिर्फ मिनिस्टर को नज़रअंदाज किया गया है, बल्कि कई अहदों पे जो है माइनॉरिटीज़ के अहदे खाली पड़े हुए हैं। नहीं, अहदे खाली पड़े हैं, वो अहदे जल्द से जल्द इंशाल्लाह भर रहे हैं, जो अहदे भर रहे हैं। तो इसमें क्या है, थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की जो है मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से वो खसदन लेट हुआ, वरना ऐसी कुछ बात नहीं थी। तो सब फिल करा, हज का है, हज का भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द फिल हो जाएगा। हज कमेटी के चेयरमैन बनना बाकी है, उर्दू एकेडमी पूरी बननी बाकी है, माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर नहीं बने हैं, केएमडीसी के मेंबर नहीं बने। तो इस वास्ते में परसों भी जो है मैं आनंद सिंह साहब से पर्सनल जाके बात किया हूँ, वो बोले जल्द से जल्द कर देता हूँ बोल के वादा किए हैं। इंशाल्लाह इसके पीछे हमारी जुस्तजू जारी है और उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द ये सर अंजाम होगा। मुज़म्मिल साहब ये बताएं, आप पुराने लीडर हैं, आप 92 से जो हैं आरएसएस में जुड़े हैं, आप ये बताएं कि बीजेपी की सोच क्या है, आखिर बीजेपी चाहती क्या है? ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि मुसलमानों को नज़रअंदाज करती है, न सिर्फ पार्टी में भी मुसलमान नज़रअंदाज होते हैं और हुकूमत में भी। मैं एक बात बताता हूँ आपको कि सिर्फ ये बीजेपी को नज़रअंदाज क्यों करते हैं कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी माइनॉरिटीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया। सिर्फ कांग्रेस और दूसरे पार्टियां जो है मुसलमानों को वोट बैंक के हैसियत से इस्तेमाल किए। बीजेपी जो बोलती है वो कर गुजरती है। आर्टिकल 370 का ले लीजिए आप, आर्टिकल 370 ली करके दिखाए, अबॉलिश करते हूँ बोल के करके दिखाए। आर्टिकल 370 से कुछ फ़ायदा हुआ? देखो, जम्मू और कश्मीर में बाकायदा इलेक्शंस हुए, आज़ादी मिली, सब चीज़ पहले जो है जो ग़ुलामी थी उनको आज़ादी मिली है। क्या ये अचीवमेंट नहीं है? कैसी आज़ादी? वहाँ तो डेमोक्रेसी सिस्टम था। कहाँ तक डेमोक्रेसी सिस्टम? सिर्फ गिने चुने शेख अब्दुल्ला हो, फ़ारूक अब्दुल्ला की फैमिली थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद की फैमिली, इन लोग गिने चुने लीडरों के अंडर में ही थे ना वो लोग। उनसे उनके चुंगल से निकल के कहाँ बाहर आए थे? अभी चुंगल से निकल के बाहर आए हुए हैं। अब ये बताइए कि ईमानदारी से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि CAA NRC से ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इससे कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में मुसलमानों को नुकसान होगा, आप क्या सोचते हैं? ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। CAA NRC जो है ये जो निकला है, देखो आपके पास रेशन कार्ड है, BPL कार्ड हैं और दूसरा आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, तो इससे आपका बाकायदा सबूत है कि आप इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं बोल के। लेकिन खुद अमित शाह ने कहा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड वो एक चलेगा नहीं NRC में। नहीं, मगर क्या है, थोड़े खामियां हैं, वो मॉडिफिकेशन होने के बाद में जो है ऑटोमेटिक ये काम ज़रूर सरअंजाम होगा और CAA NRC से एक मुसलमान को भी नुकसान नहीं होता। ये मेरे अपने तरफ से मैं कह रहा हूँ। ट्रिपल तलाक के कानून से कुछ फ़ायदा हुआ है? बाकायदा फ़ायदा हो, कई घर उजड़ते बच गए हैं। ट्रिपल तलाक जो है शरीयतन भी नाजायज़ है, क़ानूनन भी नाजायज़ है, क्योंकि तलाक़ की 3 शराइत हैं। पहली शरात तलाक़ बैन है, दूसरी तलाक़ रजी है, तीसरी तलाक़ मुग़ल्लिदा है। तलाक़ रजी में 3 महीने का गैप है, अगर फिर मियाँ बीवी में सुलह हो गया तो निकाह की ज़रूरत नहीं है। तलाक़ बैन में, तलाक़ रजी में भी हो, दूसरी तलाक़ के बाद में भी अगर इनमें सलाह मशवरा हो गया तो जो है निकाह की जायज़ नहीं है। तलाक़ मुग़ल्लिदा जब आता है तब जो है हलाला ज़रूरी है। तो इससे क्या हमारी कौम को फ़ायदा नहीं हुआ? बीजेपी की तरफ से जो कई घर, हज़ारों औरतें क्या मजाक समझ गए थे, लड़कियों को, औरतों को फ़ोन से तलाक़ दे दिए, ख़त से तलाक़ दे दिए, व्हाट्सएप से तलाक़ दे दिए, ये सब बंद नहीं हुआ। तो अब इसके जो शराइत डाले हैं 3 साल जेल का, इससे बच्चियों को कितना फ़ायदा हुआ?
अच्छा, ये बताइए कि अब आप रियासती सदर हैं बीजेपी के, और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आप माइनॉरिटी मोर्चा के सदर हैं, तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है हुकूमत का, उसमें बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप नहीं जा रही है चूँकि बजट में कटौती हुई थी। तो उस ताल्लुक से आपने कोई मीटिंग किए हैं, मिनिस्टर से बात करे हैं? पूछता परसों एक हाल ही में 8 दिन पश्चात मिनिस्टर साहब से गुफ्तगू हुई है। तो इसकी में हमारा अहम मुद्दा भी जो है एजुकेशन की तरफ है कि बीजेपी का मेन मुद्दा जो है एजुकेशन का है। जैसे नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में जो है कंप्यूटर हो, तो इस हिसाब से जो है हम कोशिश करें। और हमारे आली जनाब येडियुरप्पा साहब भी जो है माइनॉरिटीज़ के वास्ते बेहद कोशिश कर रहे हैं। पहले जो CAA इसकी वजह से जो है तुम्हारे कोविड की वजह से 650 करोड़ का ये था, अभी इजाफा होकर 1750 करोड़ हुआ है, जिसमें क्रिश्चियंस को 200 करोड़ हैं और जैन्स को 50 करोड़ हैं। तो इससे 1,500 करोड़ माइनॉरिटीज़ को आते हैं, जिसमें ज़्यादातर हम लोग तवज्जो एजुकेशन की तरफ दे रहे। जो पेंडिंग जो है एजुकेशन के ताल्लुक से मसाइल, वो पूरे पहली फुर्सत में हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बजट में जहां 1500 करोड़ का वादा किया गया था और ऐलान भी किया, आपने भी शायद स्टेटमेंट दिया था कि 1500 करोड़ मिले हैं माइनॉरिटीज़ को, लेकिन जब लिस्ट में चेक कर रहे हैं तो सिर्फ 950 करोड़ दिखा रहा है, 1500 करोड़ नहीं है। नहीं, उसका वास्ते इसके लिए जो है हम फिर मज़ीद इजाफा के लिए मिनिस्टर साहब से, CM साहब से हमें पर्सनली अप्रोच करेंगे, करके 1,500 करोड़ ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। वक्फ बोर्ड की ज़्यादातर जायदादें कहीं ना कहीं लिटिगेशन में हैं, गैर कानूनी कब्जे में हैं। ऐसे मौके पर जो है वक्फ बोर्ड का जो लीगल सेल है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आता है। उस पर आपने कभी तवज्जो दी? वक्फ बोर्ड का जो है लीगल सेल कहीं ना कहीं नहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, वंस इट इज़ वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी इज डिक्लेयर्ड एज ए वक्फ प्रॉपर्टी, इट रिमाइंड्स एज ए वक्फ प्रॉपर्टी। तो हमारे जो कौम के जो वक्फ बोर्ड के हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, बराबर तवज्जो दे के पूरी जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो एक्वायर करके इनक्रोच करके उनके इनक्रोचर्स के हाथ से छीन के ये किए, तो इंशाल्लाह हमारी कौम कहीं भी मोहताज नहीं होती, हमारी कौम सेल्फ डिपेंडेंट होती है। हमारे नौजवानों को, औरत बच्चे हो, मर्द बच्चे हो, उनको अनएम्प्लॉयमेंट का भी सहूलत होती है, हर एतबार से सहूलत होती है। सब ये बताएं कि अनवर मनपड़ी रिपोर्ट को फिर CBI को क्यों नहीं रेफर कर रहे हैं? टेबल तो हो चुकी है लेकिन डिस्कशन में नहीं आ रही। डिस्कशन में अभी इस बार इस सेशन में आना था, नेक्स्ट सेशन में बाकायदा आएगी। वो आने के बाद में वो रिपोर्ट जो CBI को जाने के बाद में दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। लोगों का ये कहना है कि बीजेपी की हुकूमत जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से जो माफिया है वफ़ का इन लोगों के सामने झुक गई है, वो रेफ़र नहीं करना चाहिए। ये हरगिज़ झूठ बात है, ये बुनियाद बात है कि बीजेपी हर तरीके से कोशिश कर रही है। मैं आप ही को बताना, हमारे ही 3 नुमाइंदों को मैं वहाँ लगाया हूँ कि जो क्या क्या घपले चल रहे हैं देखो बोल के, तो आप खुद भी इसके गवाह हैं। आपके पास में भी जो वक्फ बोर्ड के जितने घपले हैं आपके रूबरू भी आए हैं, आपके TV चैनल से भी शाया हुए हैं। तो ये सब मैं लेके मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक क्लिप्स मुझे दे के मैं मिनिस्टर साहब को, CM साहब को सब फॉरवर्ड करके जो है इसके ताल्लुक से डिटेल इंक्वायरी कराना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं जो है जो प्रॉपर्टीज़ एनक्रोच करें वो प्रॉपर्टीज़ पूरे वक्फ बोर्ड को मैं लेने के वास्ते में कोशिश कर रहा हूँ। लेने के बाद में इंशाअल्लाह मैं जो है मैं पर्सनली जो है सुधा नारायण मूर्ति को हो, मोहनदास पाई को हो, अजीज़ प्रेम जी को हो, इनको सब मनी जनता जो MNCs हैं, इनको सब मैं पर्सनल जाके मिल के, अश्वत्थ नारायण जी जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको मिल के सब जो है एक IT सेल बनाना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड के अंदर। वक्फ बोर्ड जाना जिससे हमारे अक़लियतों को जो है भरपूर एम्प्लॉयमेंट मिल सके और आगे बढ़ सके। तो इसलिए जो है इसके बिना पर जो है पूरा माहौल ही बदल जाता है कि IT सेक्टर मुसलमानों में भी आ गया है बोल के। इन सब से सुधा नारायण मूर्ति से, मोहनदास पाई से और अजीज़ प्रेम जी से, MNC से मैं खुद जाके राबिता कायम करके हमारे मिनिस्टरों के सपोर्ट से जो है ये एक इदारा कायम, हमारा एक इंस्टीट्यूशन, IT इंस्टीट्यूशन वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ में आ गई, तो बहुत से सहूलतें और हर एक चीज़ से मुसलमानों को सहूलत हो जाएगी, हर एक चीज़ से फ्राहम होंगे। वो बेंगलुरु में बहुत सी ज़मीन है। बस ये कोशिश है हमारी कि अल्लाह ताला हमें कामयाब अता करे। हमारी बिल्कुल आजिज़ाना गुजारिश भी है कि कौम हमारा साथ दे और हमें मिलकर काम करेंगे। बेलहल्ली की 300 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन चली गई है, उस पर कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं ना, पूरी कोशिश कर रहे हैं तो वापस लेने के लिए। इसमें बहुत से शाख हमारे कांग्रेस के ही लीडर्स कब्जा करके बैठे हैं ना, आप तो जानते हैं।
लेकिन कांग्रेस वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत वैसी नहीं। कांग्रेस बानी कब है? कांग्रेस बानी कब है बताओ? तो इसीलिए जो है हम ये चाह रहे हैं कि सीबीआई को इंक्वायरी थी, अनवर बानी रिपोर्ट बानपानी रिपोर्ट की, तो दूध का दूध पानी का पानी आएगा। जो कसूर हो रहा है उस सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। हापकॉम का क्या हाल है सर? हापकॉम का जो केस चल रहा है उसमें क्या अपडेट है? हापकॉम का वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो। उसमें आप तो जानते मुमताज़ खान के पीरियड में ही जो है कोई, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, उन लोग इन्वॉल्व थे वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हापकॉम बाकायदा वक्फ बोर्ड के अंडर में आएगी प्रॉपर्टी वो। डबल रोड की भी एक प्रॉपर्टी जो इन्होंने भी कुछ किसी को दूसरे को दिए हैं, वो क्या हिसाब से दिए हैं क्या है मालूम नहीं हमको। अंदरूनी दे दिए, अंडर डीलिंग करके कर दिए हैं जी। शादी मालूम अंदर डीलिंग करके 50-5,000 स्क्वायर फीट जगह वो चाहते तो फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बन सकते थे वो। किसी को खाने कौन खबर नहीं हो, अंदरूनी हाल अंदरूनी डील कर लिए हैं वो। आप पूछे नहीं इस तरफ से? बाकायदा पूछने से बोलते हैं हमें मालूम है, एक के ऊपर से दूसरे के ऊपर डालते हैं, दूसरे से तीसरे पर डालते हैं, ऐसे कर रहे हैं वहाँ। बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। प्राइम लोकेलिटी है, शादी माल बनने की जगह है क्या वो? एमएनसी फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बन सकते थे। वक्फ बोर्ड के लिए कितनी बेहतरीन आमदनी की जगह है वो। ये सब कौड़ियों के दाम में दे दिए हैं। वक्फ बोर्ड जो है अभी तक जो है उसका चेयरमैन नहीं बन पाया है। मोहम्मद यूसुफ साहब के इंतकाल के बाद अभी तक चेयरमैन नहीं बना है, मुतवली इलेक्शन नहीं हुआ है, और बार काउंसिल का जो एडिशनल मेंबर है उन पर भी मुकदमा चल रहा है। हमारा जो है कोशिश यही है कि जल्द से जल्द चेयरमैन बना जाए, क्योंकि इनकी अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से, जिनके मैं नाम लेना नहीं चाहता, इस वजह से जो है ये ताख़ीर हो रही बनने में। क्यों ताख़ीर हो रही है? वो तो मिनिस्टर के हाथ में, जब आप नोटिफिकेशन देंगे। बताया ना कि इनकी अंदरूनी आपस में मेंबरों की वजह से अंदर जो है थोड़े बहुत ना इत्तेफाक़ी है, जिसकी बुनियाद पर जो है ये डिले हो रहा है। ये जो हाल ही में जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ था उसमें वक्फ का जो पोर्टफोलियो है, इससे आनंद सिंह को जाने से पहले 2 लोगों ने रिजेक्ट किया था। पहले एक शख्स को गया, फिर एक शख्स को गया, फिर लास्ट में आनंद सिंह को आया। बताया जाता है कि आनंद सिंह भी इंटरेस्टेड नहीं थे वक्फ पोर्टफोलियो लेने के लिए। नहीं, गलत बात है। आनंद सिंह इंटरेस्टेड है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तौर से चला लेकर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुज़म्मिल बाबू साहब। इन्होंने हमारे कई सवालों का जो है साफ साफ जवाब दिया। इनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बीजेपी हुकूमत की तरफ से अक़लियतों को फ़ायदा पहुंचाने वाला काम होगा। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।